सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम द मॉड्यूल ई ऑफ द कंप्लायंस इन बैंकिंग एंड दिस इज द गेम चेंजर बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और ये मॉड्यूल स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू रिपोर्टिंग रिलेटेड टू फेमा कंपाउंडिंग एंड द मिसलेनियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि जो रिपोर्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसी से प्रॉपर चेक होगा, सुपरविजन होगा एंड ऑडिट को भी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो बेसिकली इस चीज़ के लिए आरबीआई ने एक सेपरेट मास्टर डायरेक्शन दी है जो कंसोलिडेट करता है कि रिपोर्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड कौन से फॉर्मेट्स का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। एंड इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं एंड प्रॉपर बताया हुआ है कि क्या कंट्रावेंशंस लगेगी अगर आपने कोई दिक्कत दी तो, यानी कि प्रॉपर रिपोर्टिंग ना हुई तो। एंड जो भी मिसलेनियस फेमा के टॉपिक्स हैं राइट जो कवर नहीं होते वो सभी चीज़ें इस डायरेक्शन में कवर हो जाती हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटेड टू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर द फेमा। स्कोप ऑफ रिपोर्ट्स क्या है कि जो भी आप रिमिटेंसेस कर रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, ट्रेड ट्रांजेक्शंस हो रही हैं या ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिलेटेड गारंटीज, कंपाउंडिंग या फिर लेट सबमिशन फीस ही क्यों ना हो राइट, एंड वो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। एंड देन इट्स रिलेटेड टू MTSS स्कीम, दैट इज अ मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। अब इसमें सब एजेंट की लिस्ट अपडेट की जाती है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। अगर कोई नई लोकेशन है तो उसे रिपोर्ट करना तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। जो रिमिटेंस डाटा होता है दैट इज टू बी रिपोर्टेड इन CMS ऑन क्वार्टरली बेसिस राइट। एंड इवन अगर कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं भी हुई है तो भी आपको नील रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, दैट इज इवन मैंडेटरी। एंड जो कोलेटरल होती है वो सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। ऑलरेडी चीज़ें ना वैसे हमने कवर कर ली थी हमारी वीडियो में बट यहाँ पर कंसोलिडेटेड फॉर्म में। फिर बात आती है RDA के बारे में, यानी कि रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट RDA वोस्ट्रो जो होगा AD1 एप्लीकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। स्टेटमेंट जो A to D की रहेंगी वो इंटरनल मंथली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर रहेगी। RBI को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्टेटमेंट्स, A to D स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। जो स्टेटमेंट E होती है वो आपको प्रोवाइड करनी है थ्रू द CIMS पोर्टल और एनुअल रिव्यू जो है वो 30 जून को किया जाएगा टू द FEDRO के पास राइट। फिर बात आती है LRS स्कीम के बारे में, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में। डेली रिपोर्टिंग होती है वाया द CMS पोर्टल एंड जो DSIM डाटा है वो फेटर्स के थ्रू जाएगा एंड दैट मस्ट बी मैचिंग विद द CIMS डाटा। तो CIMS के बारे में हमने काफी बार पढ़ा है। CIMS का फुल फॉर्म क्या रहता है? इट इज अ सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द FETERS तो वो होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। एंड DSIM डाटा जो होता है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो दोनों डाटा मैनेज करने चाहिए। फर्दर इफ इट्स रिलेटेड टू LO PO BO, ठीक है, यानी कि लाइजन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस से रिलेटेड है तो एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट जैसे AAC सर्टिफिकेट कहते हैं वो बाय September 30 आपको भेजना होता है DGIT के पास एंड AD1 के पास। ऑफिस अगर ओपन करो, क्लोजली करो तो उसकी रिपोर्ट मंथली बेसिस पर RBI के पास भेजनी है। सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स होती है दैट इज टू बी सबमिटेड टू द DGP। ठीक है, विद इन 5 डेज ये रिपोर्टिंग करनी होती है। एंड देन इट इज रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग हुई है तो SMF फाइलिंग करनी पड़ेगी फर्म्स पोर्टल के थ्रू फॉर ऑल द FDI रिपोर्ट्स, यानी कि आपको फाइलिंग करनी जरूरी होगी रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग। SMF फाइलिंग होगी फर्म्स पोर्टल के थ्रू फॉर ऑल द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स। एंड एंटिटी मास्टर रहेगा जहां पर पर्टिकुलरली जितना भी FDI रिसीविंग एंटिटीज हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि एंट्री करनी है। जो भी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए FCGPR को पर्टिकुलरली रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन द इशुएंस ऑफ 30 डेज। FCTRS जो होती है ट्रांसफर बेसिकली रिलेटेड टू 60 डेज प्लस KYC नॉर्म्स मैंडेटरी हैं। जो FLA रिटर्न है दैट इज टू बी डन बाय 15 जुलाई। सो मेन पॉइंट पर आते हैं। एंटिटी मास्टर होता है जो भी इनिशियल मास्टर डाटा होता है दैट इज फाइल्ड बाय एवरी FDI रिसीविंग इंडियन एंटिटी, उनको भरना पड़ेगा डाटा। SMF होता है सिंगल मास्टर फॉर्म। SMF क्या होता है? सिंगल मास्टर फॉर्म होता है एंड यूनिफाइड डिजिटल फॉर्म है जहां पर सभी FDI की रिपोर्टिंग्स करी जाएंगी। FCGPR रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, दिस इज बेसिकली फॉर्म फॉर द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट अलॉटमेंट राइट। ये रिपोर्टिंग करनी होती है FDI की थ्रू द इश्यू ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द नॉन रेजिडेंट्स राइट। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द FCTRS, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड रहती है, यानी कि अगर आपने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स को किया बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स उससे रिलेटेड है। एंड FLA जो होती है दैट्स रिलेटेड टू फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स, यानी कि जो एनुअल रिटर्न है दैट्स रिलेटेड टू कैप्चरिंग द फॉरेन एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ द इंडियन कंपनीज, उसको कैप्चर करती है। ठीक है, so that was actually related to it. Then further it's related to ECB, that is the external commercial borrowing।
तो ईसीबी अगर आप रेज करते हो तो फॉर्म ईसीबी भरना पड़ेगा, ईसीबी के एक्चुअल जो है ईसीबी 2 रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, एंड ट्रेड क्रेडिट से रिलेटेड फॉर्म टीसी रहेगा, गारंटी से रिलेटेड एनेक्चर 4 रहेगा। देन इट्स रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स। अब एनआरओ रेमिटेंसेस अगर होती हैं तो मंथली आपको एफईडी को बताना पड़ेगा, एनआरएफ एएडी नाबार्ड आरबीआई को बताना पड़ेगा विद इन 7 days ऑफ द मंथ एंड बांग्लादेश नेशनल्स के लिए क्वार्टरली टू होम अफेयर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट रिटर्न्स हैं उसके केस में मंथली एनआरडी सीआरएसआर बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, राइट। तो इसमें उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर्म आईपीआई भरना पड़ता है। नॉन रेजिडेंट अगर वो एक्वायर करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, उनको नोटिफाई करना पड़ेगा विद इन 90 days, दैट इज टू बी डन, ठीक है जी। फिर बात आती है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग के बारे में, राइट। अगर आप कोई ओडीआई करते हो या कोई फाइनेंशियल एफसी करते हो, फाइनेंशियल कमिटमेंट करते हो, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉरेन एंटिटी में, विच एवर इज अर्ली, ठीक है, जो भी चीज कर रहे हो, राइट, उसके केस में क्या करना पड़ेगा, फॉर्म एफसी रहेगा। अगर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय एनी पर्सन हु हैज मेड ओडीआई वो करना है तो एपीआर फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा। एंड डिलेज जो है वो अलाउड है मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर विद LSF सॉरी, विद लेट सबमिशन फी आपको सबमिट करना पड़ेगा। डिले कर सकते हो रिपोर्टिंग में, लेकिन LSF लेट सबमिशन फीस पे करनी पड़ेगी। LSF का जो अमाउंट है वो 7500 रुपीज एंड प्लस हो सकता है। एंड जो फॉर्म्स होंगे वो यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाइज प्रिजर्व करने होंगे। एंड फॉर द कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते जब तक आपने पुरानी रिपोर्ट्स को रेगुलराइज ना किया हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, दैट इज द केस। एंड फिर बात आती है ट्रेड रिलेटेड रिपोर्टिंग। तो जब भी आप कोई ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो बाय सेल पर्पसेज, तो विद इन 60 days ऑफ द हाफ ईयर आपको फॉर्म ओपीआई के ऊपर उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड इन केस एंटिटीज जो कि बेसिकली ओडीआई करिए, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, उनको एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेगी रिलेटेड टू फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी, फॉर्म एफएलए होता है। एंड ये जो फॉर्म एफएलए होता है दिस इज आल्सो टू बी डन, एनुअल रिटर्न होती है, ठीक है, यानी कि मैंडेटरी होती है। 15 जुलाई तक आपको हर साल एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी कंपनीज द्वारा जो एफडीआई कर रही है या ओडीआई कर रही है उनके द्वारा मैंडेटरी है। फिर इन्फो ऑन द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, ओडीएस रिलेटेड, रिस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड फॉर्म एफसी के ऊपर जाएगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है, रिपेट्रिएशन हुआ है, स्टेप डाउन किया है बेसिकली सब्सिडरीज ने ऑफ द फॉरेन एंटिटीज, इन दैट सिनेरियो फॉर्म एपीआर जाएगा। इन केस अगर पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग करनी है लिस्टेड कंपनीज की, ठीक है, पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग करनी है तो फॉर्म ओपीआई जाएगा। एंड जितनी भी इंडियन एंट्रीज होती हैं जिन्होंने ओडीआई किया है करंट या प्रायर ईयर्स में, उनको डाटा सबमिट करना पड़ेगा डीएसआईएम के पास 15 जुलाई तक। ये रिपोर्ट कौन सी होती है, दिस इज अ एफएलए रिपोर्ट, ऊपर भी पढ़ा था हमने उसके बारे में। देन इट्स रिलेटेड टू मर्चेंटिंग ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, मर्चेंटिंग जो ट्रेड ट्रांजेक्शन होती है उनके बारे में। देखो, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शंस जिसमें कोई इंडियन एंटिटी मान लो इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कर रही है, एंड दैट इज बेसिकली फैसिलिटेटिंग द ट्रेड ऑफ गुड्स बिटवीन 2 फॉरेन कंट्रीज, यानी कि ए कंट्री ने बी कंट्री के साथ तालमेल बिठाना है, लेन देन करना है, लेकिन इंडियन एंटिटी के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली जहां पर बैठे हैं हम उन बेसिकली हमारी कंट्री में कोई चीज नहीं आ रही, दैट इज अ मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन उसको कहते हैं, राइट। एंड मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन में 1-to-1 मैचिंग होती है, यानी कि हर एक एक्सपोर्ट लेग को हर एक इंपोर्ट लेग के साथ क्या करना होता है, मैच करना होता है। एंड फॉर द नो नेटिंग अक्रॉस द मल्टीपल ट्रेड्स, नेटिंग नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है जी। दूसरी चीज डिफॉल्ट रिपोर्टिंग, यानी कि अगर किसी भी लेग में डिफॉल्ट हुआ, कहीं भी आपको लगता है कि चेंज है, एक्सपोर्ट वाला ज्यादा इंपोर्ट वाला कम है, तो उसके केस में उसको जो आरओ है, रीजनल ऑफिस है आरबीआई का, उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर ये एमटीटी आपको करना होता है। एंड डेडलाइन होता है कि विद इन 15 days ऑफ ईच हाफ ईयर एंड आपको ये बेसिकली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। अगर एविडेंस की बात करें तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होंगे, दैट इज इनवॉइस, एयरवे बिल्स, एंड दैट इज अ केस, एंड उसमें बेनिफिशियरी का नेम एड्रेस दोनों केसेस में होना जरूरी है। एंड आर रिटर्न जो होती है, दैट्स रिलेटेड टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मर्चेंटिंग ट्रेड्स इन योर आर रिटर्न, यानी कि जितने भी मर्चेंटिंग ट्रेड होंगे उन सभी ट्रांजैक्शंस को आर रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा। एंड अदर आर रिपोर्ट्स आर टू बी सबमिटेड फोर्टनाइटली बेसिस विद इन 7 days ऑफ ईच फोर्टनाइट एंड, ठीक है, आर रिपोर्ट जो होती है विद इन 7 days सबमिट करनी होती है। फॉर दैट रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ इंपोर्ट्स, जो एक्सटेंशन है इंपोर्ट्स के लिए एडवांस रेमिटेंस के केस में, अब जो कोई भी एक्सटेंशन आप दे रहे हो रिलेटेड टू एडवांस रेमिटेंस के बदले में, कि जो आपको इंपोर्ट आएगा उसके लिए आप एक्सटेंशन दे रहे हो, उस केस में उस चीज को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सटेंशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च हाफ ईयरली बेसिस पर इसकी रिपोर्टिंग होती है एक्सटेंशन की। जो कोई भी एडवांस गया है जहां पर अमाउंट जो है 5 million USD है उससे ज्यादा है, बिना किसी बैंक गारंटी के या फिर स्टैंड बाय लेटर ऑफ
credit के through, let's say in the case of the rough diamonds, that is a special case which are to be reported in that scenario. And किसको सबमिट करना है? जो आरओ है, रीजनल ऑफिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उनको सबमिट करना है, और विद इन दी हाफ ईयर एंड विद इन 15 days that is to be submitted, right? So that is the case. फिर ये हमारा था किससे रिलेटेड? दिस वाज रिलेटेड टू एक्सटेंशन फॉर द इंपोर्ट्स, एडवांस रेमिटेंस के लिए जो रिपोर्टिंग करनी है उसके बारे में था. फर्दर इट्स रिलेटेड टू कंपाउंडिंग एंड लेट फी सबमिशन. तो इन केस अगर कंपाउंडिंग फॉर्म कौन से होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट कि कंपाउंडिंग फॉर्म है क्या. पहली बात तो ये कि जितने भी आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हो ना रिलेटेड टू एक्सपोर्ट फ्रॉम नॉन ईडीआई पोर्ट्स, ये सभी चारों पॉइंट्स ABCD सभी पॉइंट्स जो हैं दीज आर अंडर द फीमा एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, ठीक है. एंड इनको रेगुलराइज कर सकते हैं वाया द कंपाउंडिंग रूट इफ देयर इज अ डिले, यानी कि अगर डिले होता है तो इनको रेगुलराइज किया जा सकता है. अगर इनमें नॉन कंप्लायंस हुआ तो इनमें रेगुलराइजेशन की जा सकती है, राइट. तो अगर तो आपने एक्सपोर्ट किया है फ्रॉम द नॉन ईडीआई पोर्ट से अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो उसके केस में ईडीएफ फॉर्म के थ्रू. अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है तो उसके केस में सॉफ्टेक्स फॉर्म के थ्रू. एंड अगर एडवांस पेमेंट जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 million USD फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स, तो अनेक्स्टर 3 बनता है, राइट. एंड इन केस यू हैव बेसिकली डन विद द राइट ऑफ द थिंग्स, राइट ऑफ किया आपने, यानी कि राइट ऑफ जो है नॉट इन लाइन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइंस और नॉट रिपोर्टेड, तो उसके केस में कंपाउंडिंग प्रोसेस जो है वो हम कर सकते हैं, दैट कैन बी डन, ठीक है जी. फर्दर फिर बात आती है एप्लीकेशन टू ओपन फॉरेक्स अकाउंट्स. एप्लीकेशन टू ओपन फॉरेक्स अकाउंट्स की बाय द एक्सपोर्टर्स वो दी गई है, तो उसके लिए फॉर्म FC रहेगा. एंड एडिशनल एक्सपोर्टर फॉरेन करेंसी अकाउंट डिटेल्स जो है दोज आर कवर्ड अंडर द अनेक्सर 5. अगर हम LSF कैलकुलेशन रेट्स की बात करते हैं, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो एंड स्टैंड्स फॉर ईयर्स ऑफ डिले, जितना साल का डिले हुआ है उसको हम कहते हैं N से डिनोट करते हैं. एंड A इज बेसिकली अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन रिपोर्टिंग डिले, ठीक है. एंड मैक्सिमम LSF जो हो सकता है दैट कैन बी द 100% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, यानी कि जितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वॉल्व था डिले में उतना मैक्सिमम क्या हो सकता है, दैट कैन बी द अमाउंट ऑफ द लेट सबमिशन फी. एंड फर्दर अगर मल्टीपल डिले होते हैं अंडर वन LRN, ठीक है, अंडर 1 RN, तो उसको एक इंस्टेंस ही माना जाएगा अगर आपके पास मल्टीपल डिले हुए हैं. इन केस ऑफ द ECB2 रिटर्न, अगर आपको कुछ रिपोर्ट करना था एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में एंड फर्दर जो आपने डिले करा वो एक से ज़्यादा बार कर लिया, तो एक ही चीज़ से रिलेटेड हुआ ना, तो उसे एक ही इंस्टेंस माना जाएगा. अगर वैलिडिटी की बात माने तो जो भी LSF का अमाउंट होता है इट मस्ट बी पेड विद इन 30 days ऑफ एडवाइस, ठीक है, नहीं तो एडवाइस जो है वो क्या बन जाएगी, वॉइड हो जाएगी. एंड विंडो की बात करें तो LSF बेसिकली अप्लाई हो सकता है फॉर अप टू 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट. एंड फर्दर वंस LSF इज पेड देयर विल बी नो रिफंड, कोई भी रिफंड नहीं होगा. इन केस अगर आपके पास डिले कंटिन्यू करता है अंटिल द रिटर्न इज कंप्लीट, ठीक है, तो उसे बेसिकली इनकम्प्लीट रिटर्न ही माना जाएगा अगर डिले कंटिन्यूड है तो. एंड पेमेंट मोड की बात करें तो वो आपको DD के रूप में, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पे करना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड इफ यू टॉक अबाउट द पेनल्टी फॉर डिलेस, AD बैंक जो है उसके ऊपर एक्शन भी आ सकता है फेमा के अंदर अगर रिपोर्टिंग में डिले होता है तो, राइट. देन इट्स रिलेटेड टू द कंपाउंडिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्मेट, राइट. तो एप्लीकेशन फॉर्मेट लाइक एप्लीकेशन टेम्पलेट जो है वो उनके अलग अलग अनेक्सर्स हैं. डिटेल्स ऑफ इरेगुलरिटीज जो है अनेक्सर 2 में कवर्ड है. यू नीड नॉट टू मेमोराइज देम ऑल एज सच, ठीक है, इनको ऐसा मेमोराइज करने के लिए रेफरेंस के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनको गो थ्रू कर सकते हैं, राइट. फिर बात आती है रिपोर्ट्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भेजनी होती हैं, जैसे डेली बेसिस के ऊपर जो रिपोर्ट आपको भेजनी है दैट इज अ डेली रिपोर्ट जो होती है दैट इज अ फॉर्म FTD, ठीक है. एंड इट कुड बी रिलेटेड टू द वीकली रिपोर्ट्स हैं, जैसे ऑप्शन ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट भेजनी होती है, जैसे XBRL रिपोर्ट है, राइट. जैसे आपको डेली रिपोर्ट भेजनी है वो ORFS है फॉर्मेट, जो उसका ORFS फॉर्मेट है जो फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर फॉर्म के बारे में है, ठीक है, गैप पोजीशन के बारे में बताता है, कैश पोजीशन के बारे में बताता है, वो डेली रिपोर्ट्स हैं. वीकली बेसिस के ऊपर जो रिपोर्ट्स भेजनी है 2000 ऑप्शन ट्रांजैक्शंस, फॉरेन करेंसी INR के जो लैग्स हैं उसके ऊपर आपके ऑप्शन ट्रांजैक्शन है. फोर्टनाइटली के ऊपर आपको बैलेंस रिपोर्ट फॉरेन करेंसी होल्डिंग की रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं, राइट. एंड मंथली की बात करें तो टोटल फॉरेन करेंसी आपकी बोरिंग कितने वो मंथली रिपोर्ट है दैट इज आल्सो इन द XBRL रिपोर्ट. एंड क्वार्टरली रिपोर्ट जो होती है दैट इज कॉर्पोरेट फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपोजर कितना है उसके बारे में हो सकती है. एंड डाउटफुल ट्रांजैक्शंस की जो रिपोर्ट होती है वो भी आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट होती है. एनुअल की बात करें इट्स रिलेटेड टू ऑफिसेज जो ब्रांच ऑफिसेज हैं विद द नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स, उनकी रिपोर्ट भेजनी हो सकती है, राइट. So these are the different reports which are to be submitted to the Reserve Bank of India. Daily basis की जो रिपोर्ट है
टर्नओवर है, कैश पोजीशन, गैप्स पोजीशन, दैट इज डेली रिपोर्ट। आपकी ऑप्शन की जो ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट है वीकली होती है। आपकी बैलेंस की रिपोर्ट, फॉरेन करेंसी की जो रिपोर्ट्स हैं वो बेसिकली फॉर्म बैलेंस के ऊपर भेजी जाती है, दैट इज अ फोर्टनाइटली रिपोर्ट। टोटल आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग बतानी है, वो मंथली रिपोर्ट होती है। कॉर्पोरेट फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है, दैट इज अ क्वार्टरली रिपोर्ट। डाउटफुल ट्रांजेक्शन रहती हैं, चाहे हैजिंग की है चाहे ट्रेड कैंसिलेशन की है, वो सभी आपकी quarterly report मानी जाती हैं, right? Next after this it's related to compounding of the contraventions under the FEMA 1999 as per the RBI master directions। ठीक है, जब कोई रूल ब्रेक करता है तो उसके केस में डेफिनेटली पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग द कोर्ट उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड द कंपाउंडिंग। एंड की प्रोविजंस क्या है, दैट इज रिलेटेड टू that you can apply for compounding within 180 days of filing your application under the section 15F, right? कंट्रावेंशन जिसमें अनऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलिंग की गई हैं, जिनको कंपाउंड नहीं किया जा सकता, दोज आर कवर्ड अंडर द सेक्शन 3A। उनको सेक्शन 3A के अंदर कवर किया। कंट्रावेंशन जिनको अनऑथराइज फॉरेक्स ट्रांजेक्शन जिनके रिलेटेड फीस पे करके हम नहीं कर सकते, जहां पर अमाउंट नोन है, जहां पर पेनल्टी पड़नी है, जहां पर अमाउंट नोन है वहां पर 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट पड़ेगा, और जहां पर अमाउंट नोन नहीं है, क्वांटिफाइबल नहीं है, वहां पर 2 लाख तक की पेनल्टी पड़ेगी। एंड अगर कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन है तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी। एप्लीकेशन मोड एंड फी की बात करें तो फिजिकली या फिर आप प्रवाह मॉडल के थ्रू आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। फीस जो रहेगी डेट इज ₹10,000 प्लस जीएसटी। एंड मैंडेटरी अनेक्शर्स जो है डेट इज अनेक्स 2 दैट्स रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन डिटेल्स, जिसमें ट्रांजेक्शन की डिटेल्स बताई जाएंगी। एंड अनेक्शर 3 रहेगा जिसमें अंडरटेकिंग होगी ऑन द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन मैटर्स। एंड नॉन एलिजिबल केसेस कौन से हैं, जहां पर रिपीटेड ऑफेंस हुआ है विद इन द 3 years, वो बेसिकली नॉन एलिजिबल केसेस हैं जिनको कंपाउंड नहीं कर सकता। अगर सीरियस वायलेशंस हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, ठीक है, या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड या सॉवरेनिटी थ्रेट है, तो वो बेसिकली नॉन एलिजिबल है। अगर केसेस हैं अंडर द 37 या 13 है तो वो भी नॉन एलिजिबल है। जहां पर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है दैट इज नॉट एलिजिबल केस, राइट, बिकॉज वो बाद में पेनल्टी खुद लगाता है अगर आरबी लगाएगा, अदरवाइज नॉट क्वांटिफाइबल। फर्दर फैक्टर्स क्या रहते हैं पेनल्टी के लिए, अनफेयर गेन मिला, एक्सचेकर को लॉस हुआ, रिपीट ब्रीच हुआ, या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किया, ये तरह तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं पेनल्टी के। कंपाउंडिंग ऑर्डर जो होगा वो हियरिंग के बाद आपको दिया जाएगा एंड दैट मस्ट बी पास विद इन 180 days। कॉपी जो दी जाएगी एप्लीकेंट को भी दे दी जाएगी और साथ के साथ एडजुडिकेटर को भी दी जाएगी। एंड समरी पब्लिश की जाएगी किसके वेबसाइट के ऊपर, आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर। एंड पेमेंट जो होगी जजमेंट के बाद वो विद इन 15 days करनी है ऑर्डर के बाद। एंड आरबीआई को इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन 2 hours ऑफ द पेमेंट, एल्स एप्लीकेशन को ये कहा जाएगा कि कभी वो एप्लीकेशन की ही नहीं गई है, राइट, दैट इज अ केस। ये सिनेरियो होता है रिलेटेड टू कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो होता है दैट्स बेसिकली अंडर द डिफरेंट अनेक्शर्स, वो यहाँ पर दिया गया, यू कैन बी गोइंग थ्रू इट इफ यू वांट टू, राइट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द सेम। फिर बात आती है रिलेटेड टू मिसलेनियस मैटर्स अंडर द फेमा। जो मिसलेनियस मैटर्स हैं फेमा के अंदर उनको समझते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू रिमिटेंस टू द नॉन रेजिडेंट्स। आरबीआई डज नॉट इशू टैक्स डिडक्शन रूल्स, ठीक है, ऑथराइज डीलर्स को है जो टैक्स लॉस को ही फॉलो करना है, आरबीआई कोई टैक्स के रूल्स नहीं बताता है। रिपेट्रिएशन बाय द एनआरआई, एनआरआई जो है वो फ्रीली होल्ड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, सिक्योरिटीज में, राइट, एंड प्रॉपरली जो उन्होंने एक्वायर करी अब्रॉड के थ्रू, उसके केस में कोई भी आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द रेजिडेंट अकाउंट्स विद द एनआरआई जॉइंट होल्डर्स, तो जो इंडियन रेजिडेंट्स है वो आइदर सर्वाइवर मोड में एनआरओ अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर द एनआरआई रिलेटिव्स, तो रेजिडेंट जो है मेडिकल बिल्स को पे कर सकते हैं उन रिलेटिव्स के लिए जो उनको मिलने के लिए आए थे, उनको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कंसीडर किया जाएगा, राइट। अगर आपने अपने कोई निजी साथी के लिए पेमेंट की है जो बाहर से घूमने के लिए आया था एंड वो बीमार है, तो उसके केस में क्या कंसीडर किया जाएगा, उसको आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में डाला जाएगा। फर्दर राउटिंग फंड्स रेज्ड अब्रॉड, यानी कि अगर फंड्स आपने रेज किया था अब्रॉड उनको राउट करते हो, इंडियन कंपनीज को आरबीआई की परमिशन चाहिए रहेगी टू गारंटी ओवरसीज बोरोइंग्स बाय देयर सब्सिडरीज, राइट, तो उसके केस में आरबीआई की परमिशन चाहिए। देन इट्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन शेयरिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो ऑथराइज पर्सन जो है उनके पास डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस होना चाहिए टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, ये चीज जरूरी है। इन ऑपरेटिव फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट जो कि अनयूज्ड है पिछले 3 साल में, उनको आईएनआर में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड डिपॉजिटर्स जो हैं वो बेसिकली क्लेम कर सकते हैं आईएनआर को या फिर फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट को जब क्लेम किया जाएगा। फर्दर आईएफएससी ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है, इंस्टीट्यूशंस जो होंगी आईएफएससी में उनको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा अंडर द फेमा, राइट। फर्दर रेगुलराइजेशन ऑफ द फॉरेन एसेट्स, तो एसेट्स जो कि अब्रॉड हेल्ड किए गए हैं फेमा ब्रीच के तहत उनको रेगुलराइज किया जा सकता है टैक्सेस एंड पेनल्टीज पे करने के बाद अंडर द ब्लैक मनी एक्ट। एंड जो प्रोसीड्स होंगी दे कैन बी रिटर्निंग टू इंडिया विद इन 180 days विदाउट आरबीआई नोटिफिकेशन और आरबीआई नोट, राइट, आरबीआई के यस की जरूरत नहीं है,
अगर आपने ब्लैक मनी एक्ट के तहत जो पेनल्टीज हैं, जो टैक्सेस हैं, वो पे कर दिए। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द आउटवर्ड रिमिटेंस बाय द नॉन बैंक एंटिटीज। तो नॉन बैंक एंटिटीज को आरबीआई का अप्रूवल चाहिए फॉर remittance services, right, for via the AD1 bank and must follow the FEMA under the rules, right? So this will be all related to this particular unit. I hope कि आपको ये पूरा यूनिट क्लियर हुआ होगा। जो भी गाइडलाइंस हैं आप उनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। किसी तरह का इशू है डू लेट मी नो। एंड कंप्लीट आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा ऑन द नंबर 8360944207. You can also be downloading the application visiting the link irbf.info/app. So that will be all related to this video. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.